सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कराची के हल्का एन ए 249 के मसाइल जितने पेचीदा हैं, वहां के ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट भी उतना ही पेचीदा होता जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल कादिर मंदुखेल की जीत का ऐलान किया तो नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने दोबारा वोटों की गिनती की दरख्वास्त की। अब आज दोबारा वोटों की गिनती जारी थी तो पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने इस गिनती के अमल का बायकॉट कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से गर्मा गर्म बयान दिए जा रहे हैं। नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की, कहा कि एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार वोट गिन लो ईमानदारी से, सही तरीके से हिसाब, खुद हार पहना कराऊंगा। मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। उन्होंने कहा कि ना आपको फॉर्म 46 देंगे जो सिर्फ पीपल्स पार्टी को मिले थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी पहले दिन से सईद गनी साहब कह रहे थे कि रीपोल करवा लो। भाई पोल हो चुका है, बैलेट्स पड़े, एक मरतबा गिन लो ईमानदारी से, इसमें क्या मसला है। हम जब निकल रहे थे पहला बैग खुला तो उसमें सील नहीं थी, तो किसी ने पूछा कि सील किधर है, तो बोलता शायद गिर गई होगी। इलेक्शन कमीशन के अंदर हम जाएंगे, पहले उनसे भी कह रहे हैं कि ये फॉरेन फार्स जो है, ये मजाक जो हो रही है, इसको रुकवाएं। एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। अगर शिकस्त हो गई ना तो 1000 मरतबा मानूंगा, ऐसी एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा। मैंने ये कहा है कि मैं जाके हार पहना के आऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी। अब मिफ्ता इस्माइल की इस बातचीत पर ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का जवाब भी आना था। पीपल्स पार्टी ने जवाब भी दिया और नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी की जीत इनसे हजम नहीं हो रही। रीकाउंटिंग पर नया ड्रामा किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज किया जा रहा है। अब बस यही रह गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली मिफ्ता इस्माइल से हलफ ले लें। नासिर हुसैन ने क्या कहा, यह भी सुनिए। पार्टी की जीत जो है वो इनसे हजम नहीं हो रही और आज सुबह आकर उन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया। रीकाउंटिंग पे जी ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। अब ये धौंस धांधली और इस तरह का प्रेशराइज करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को भी कि वो उसको यरगमाल बना लें। इलेक्शन कमीशन इनके कैंडिडेट को अनाउंस करे, एक स्पेशल जहाज भी यहाँ पे भेजा जाए और इजलास भी फौरी बुलाया जाए और स्पीकर नेशनल असेंबली मिफ्ता साहब से हलफ ले लें। अब यही बात रह गई है। अब रिकाउंटिंग का बायकॉट करने वाली सियासी जमातों की जानिब से आरओ को जमा करवाई गई दरखास्त में यह एतराज उठाया गया है कि उन्हें फॉर्म 46 नहीं दिए गए और पोलिंग बैग झुलाए गए, उन पर सील भी मौजूद नहीं थी, इसलिए हम वोटों की दोबारा गिनती के अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन सियासी जमातों के बायकॉट के बावजूद इलेक्शन कमीशन के अमले की जानिब से वोटों की गिनती जारी रही। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती का बायकॉट करने वाली सियासी जमातों को नोटिस जारी करके एक बार फिर गिनती के अमल में शामिल होने की दरखास्त भी की। साथ ही सियासी जमातों को यह भी वाज़ेह किया गया कि बायकॉट के बावजूद गिनती मुकम्मल की जाएगी। इलेक्शन कमीशन सिर्फ दुरुस्त और मुस्तरद वोटों की गिनती का पाबंद है और वोटों की गिनती वो करेगा। इलेक्शन कमीशन के हुक्काम का कहना है कि फैसले के मुताबिक डाले गए और मुस्तरद शुदा वोट गिनने का हुक्म दिया गया था। उम्मीदवारों की जानिब से डाले गए तमाम वोटों का डेटा देने के मुतालबे पर इलेक्शन कमीशन ने दो टोक जवाब दे दिया। कहा कि उम्मीदवारों को किसी भी किस्म का इंतखाबी डेटा फराहम करना मुमकिन नहीं है। यह पूरी सूरत हाल है। वोटों का क्या नतीजा निकलता है ये भी हम जानेंगे, कोशिश करेंगे कि ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपसे शेयर कर सकें। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल भी हमारे साथ मौजूद होंगे और वहाँ उनकी ही चूंकि जीत पर ये तमाम सवालात खड़े हुए थे। तो फिरदौस साहब, आपकी जमात तो ये चाहती थी कि रीपोल हो, अब आज ये रीकाउंटिंग हो रही थी, नून लीग की दरखास्त थी, उसका भी बाइकआउट कर दिया गया। एतराज़ात हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे इस हल्के में, अब किस तरह से फिर आगे बढ़ेगा ये मामला? ये बात ये है कि इलेक्शन की शफाफियत मेरे ख्याल से पूरी कौम के लिए ज़रूरी है और हर इलेक्शन में ज़रूरी है। और हम तो इस वाली बात के ऊपर बड़े अरसे से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन का निज़ाम जो है उसमें जितना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो पॉलिटिसाइज हो जाता है। इससे कि जितने हजरात चाहिए होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो ऑब्वियसली सरकारी महकमों से लोग आते हैं और उनकी वाबस्तगी, जबकि ख़ास तौर पे वो अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुए हुए हों, सियासी जमातों से होती है। और ये इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल स्टाफ देने में नाकाम रहता है हर इलेक्शन। माजी में सिंध के हर इलेक्शन की तारीख देख लीजिए, चाहे वो अंदरूनी सिंध हो चाहे वो शहर हो,
अभी तक उन शिकायतों का दावा नहीं हुआ जो माजी में होती आई हैं कि उनकी रोकथाम कैसे की जाए। जब तक एक अमल ज़ाहिरी तौर पर शफाफ नहीं होगा उस पर हमेशा इतराज़ात उठाए जाएंगे। हम इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ख़्वाह हैं और उसके लिए बाकायदा इस्लाहात करने में हमेशा इंटरेस्टेड हैं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि बहुत सारी जगह कानून मौजूद है लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत झोल है। अभी भी जैसे कहा गया कि जी ये कैसे मुमकिन है कि 35 कैंडिडेट्स को जो है वो दिए जाते फॉर्म 45, 46 उसको बनाने में टाइम लगता है। आज के दौर में हर पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास एक अदद स्मार्टफोन मौजूद है, वो उसकी तस्वीरें लेता, पोस्ट कर देता और सारे पोलिंग एजेंट्स को भी पोस्ट कर देता और उसके बाद वो फॉर्म देता रहता। लेकिन एक पहला फॉर्म तो दिया जा सकता था वक्त के ऊपर कि वो आम हो जाता, वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे लग जाता, उस पर तमाम लोग सिग्नेचर होते। न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं और फिर जब उसके ऊपर ये बात होती है कि जी हमारे 167 फॉर्म्स हैं जिसके ऊपर किसी का सिग्नेचर नहीं है फॉर्म 45 पे, बताइए ये कोई जायज़ बात है? तो मुझे तो बात समझ में नहीं आती। बाकी ये अपनी जगह दुरुस्त है कि हमारे जो शकूक व शुबात होते हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि 3 पोल्स हुए थे, हर पोल के अंदर हम सबसे आगे थे और वो पब्लिक भी हुए पोल, कोई प्राइवेट पोल्स नहीं थे, वो पब्लिक पोल्स थे। पब्लिक पोल्स थे और न्यूट्रल एजेंसीज ने किया था। उसमें मार्जिन ऑफ एरर 2% से 3% था और पीपल्स पार्टी जो थी 7वें नंबर पे आ रही थी। ये 5 दिन में कौन सा ऐसा माजरा हो गया कि वो 7वें नंबर से उठ के पहले नंबर पे आ गई? शकूक तो आते हैं। तो लेकिन फिरदौस साहब, जाहिर है कि पोल्स की बुनियाद पर तो इलेक्शन के नतीजों पर बात नहीं की जा सकती ना। उस दिन क्या कोई धांधली हुई, आप लोगों ने हुई और उसके शवाहिद क्या आपके पास मौजूद हैं? किस पार्टी का मैंडेट चुराया गया? अगर आपका इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की तो फिर किस पार्टी का मैंडेट चुराया गया? कहीं कोई शवाहिद आपके पास, नून लीग के पास किसी के पास ऐसे मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर ये दरखास्तें आप लोग दे रहे हैं? जी देखिए, बात सारी ये है, ये पहले तो धांधली शुरू कैसे होती है और इसमें इलेक्शन कमीशन का मेरे ख्याल से एक बुनियादी काम है। उसका काम ये है कि जमहूरियत को फ़रोग़ दे। जमहूरियत को फ़रोग़ देने के क्या इक़दाम किए गए? एक वर्किंग डे पे रमज़ान में इलेक्शन रखे गए। 60 दिन का जो था ये कोरोना की वजह से पिछले इलेक्शन में वायलेट किया गया। 60 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं। अगर रमज़ान के ख़त्म होने के बाद एक छुट्टी के दिन पे इलेक्शन रखा जाता तो टर्नआउट कुछ और होता था। तो पहली तो मैं समझता हूँ मैंने इलेक्शन वाले दिन भी ये इतराज़ किया था, सुबह 9:30 बजे किया था। उससे पहले भी मैं जितने टॉक शोज़ पे आया और हमने तो दरख्वास्तें भी दी कि ये तारीखें दुरुस्त नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कान पे जू नहीं रहेंगी। तो शुरू तो वहां से मामला। लेकिन फिरदौस साहब, जाहिर है अगर आगे लॉकडाउन लग जाता है और वो तवील अरसे तक अगर चलता है तो फिर ये इलेक्शन तो फिर खटाई में पड़ जाता। फिरदौस साहब, मैं आपके वापस आता हूँ, जरा कादिर मंदुखेल साहब से पूछ लूँ कि कादिर साहब ये पीपल्स पार्टी ने किया क्या है? पोल्स में आप लोग 6, 7वें नंबर पर थे और इलेक्शन वाले दिन एकदम आपके हक में रिजल्ट अनाउंस हो गया, वो भी कोई 11-12 घंटे बाद। फिर आज भी फॉर्म 46 सियासी जमातों को नहीं मिल रहे थे, सब उस पर एतराज कर रहे थे। कर क्या रहा है इलेक्शन कमीशन? मैंने पूरी बात नहीं सुनी है। कौन? फिरदौस शमी नकवी साहब बात? जी, फिरदौस शमी नकवी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। फिरदौस शमी नकवी साहब की खिदमत में अर्ज करूँ, जिस सर्वे की बात कर रहे हैं कि सर्वे ने तो इनका पोल भी खोल दिया ना, जो पहली नंबर सीट वजीर सीट पे रहे और वो 500 पे चली गई। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो गरीब आबादी है, वहाँ पोल शोल का कोई काम नहीं है। रियलिटी कम्युनिटी है, वहाँ पे मुख्तलिफ बरादरी के लोग रहते हैं। इनको पता ही नहीं है। इनको पता इस वजह से भी नहीं है कि पिछले इलेक्शन के जो रिजल्ट करे, मैं 700 से नहीं, मैं 6ठे नंबर पे था और 6ठे नंबर पे यूँ था कि मेरे ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे। मेरा NA 248 कादर पटेल साहब वाले थी। बिलावल भुट्टो साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आपने उधर जाना है। मैं 15 दिन पहले हल्के में चला गया और 15 दिन भी फैसलवाड़ा के खिलाफ जब मैंने दरख्वास्त दी तो मेरे अपने कागज रिजेक्ट हो गए, जिसको मैंने हाई कोर्ट में रिस्टोर कराते कराते इलेक्शन सर पे आ गया था। लेकिन उसके साथ साथ मैंने 2.5 साल जो मेहनत की वहाँ पे, मेरा सोशल मीडिया इस बात का गवाह है। बैकग्राउंड में कोई वीडियो, कोई तस्वीर शेयर नहीं हो सकती है। जहाँ कोरोना के दिनों में मैंने काम की, ये तो पता ही नहीं ये लोग कहाँ थे। 2 अरब रुपए के लगभग मैंने तरक्याती काम करा इस सूबाई हुकूमत के जरिए। 2 अस्पताल मैंने बनवाए हैं, वहाँ पे मैंने 42 करोड़ पानी का लाइन वहाँ पे करा दिया है।
और फिर मुसलसल हल्के में रहा। और इनने जो कैंडिडेट खड़ा की है पीटीआई वालों ने, वो उनकी तो अपनी एमपी है, उसके खिलाफ उसने इस्तीफा दिए मलिक शहजाद अवान साहब ने। और फिर यही जो उसने कैंडिडेट खड़ा किए जिसको ये अमजद अफरीदी कहते हैं, दरअसल में अफरीदी नहीं है, ये फरीदी है, कश्मीरी है। चलो हमारे भाई है, कश्मीर भी पाकिस्तान के है, कोई वो नहीं है, मगर ये इसने जिस तरह ये जाली नामों से अपने आप को पहचान कर ये पश्तून नहीं है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी कौमियत बदल कर इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन के लिए कौमियत तब्दील की? बिल्कुल, मैंने इलेक्शन के दिनों में तमाम जो हम अफरीदी बहुत बड़ी तादाद है, शर्मीन नकवी साहब को अच्छी तरह पता है कि उनके कैंडिडेट ने उनसे गलत बयानी की है। वो कश्मीर का है, वो उर्दू बोलने वाले जबान या कश्मीरी है, वो अफरीदी नहीं है। कोई गाँव सारे लोग सवाल कर रहे थे। और दूसरी चलो मुझे उससे कोई वो नहीं है, कादिर साहब बस एक सेकंड अगर आप रुके, मैं फिरदौस साहब से पूछ लूं कि ये बात उनकी पार्टी के इल्म में है नहीं है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं जरा। नॉलेज में भी है फिरदौस साहब, ये इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी कौमियत तब्दील कर ली, आपके कैंडिडेट ने अपना नाम बदल लिया, फरीदी गालिबन वो बता रहे हैं, कादिर मंदूखेल साहब फरीदी से वो अफरीदी बन गए इलेक्शन जीतने के लिए, और पार्टी के इल्म में थी ये बात? पार्टी के इल्म में आप पहले तो अमजद इकबाल आफरीदी जो हैं पार्टी के उस वक्त के मेंबर हैं जब वो आईएसएफ से थे। अच्छा। फिर यूथ में रहे, यूथ से वो आफरीदी हैं, फरीदी हैं। कादिर मंदूखेल साहब ये कह रहे हैं कि वो फरीदी हैं, वो आफरीदी नहीं है, वो पश्तून नहीं है। वो पश्तून नहीं है, दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा कि हमारे इल्म में नहीं था, हमें तो मालूम है। आपके ख्याल से हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जो कराची के हैं, सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम सईद आफरीदी है, एमपीए भी है, वो भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा है। आपके ख्याल से हमें नहीं पता चलेगा? और हम आफरीदी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के प्रेसिडेंट भी थे। ये नहीं है कि वो कोई एक कैंडिडेट कल आया और हमें मालूम नहीं था। अब ये बड़ी अफसोस की बात है, हम न कभी इलाकायात के ऊपर जाते हैं। वो हमारा कैंडिडेट 22 साल से उस इलाके में रहता है, 22 साल से उसी इलाके में पला बड़ा है, वो हर चीज उस इलाके की जानता है। लेकिन सर जब टिकट दिए तो आपकी पार्टी के अंदर से एतराजात उठे थे कि ये आप लोगों ने टिकट गलत कैंडिडेट को दे दिया है, फिर बड़े अरसे तक वो मामला चलता रहा। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि मलिक शहजाद अवान साहब ने जो बात कही वो जायज थी। वो भी खुद पार्लिमानी, उन्हीं ने भी अप्लाई किया था उस टिकट के ऊपर, और उनका टिकट नहीं दिया गया, और लोगों ने भी किया था। पार्लिमानी बोर्ड का फैसला था, 5 पार्लिमानी बोर्ड थी। असूली तौर पे मलिक शहजाद अवान साहब को वे फैसला मान के, जो कि उन्हें 7 तारीख को माना, वो उन्हें पहले मान लेना चाहिए। ठीक है, तो कादिर मंदूखेल साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि 2 अरब के काम आपने ये कराए, आप ना एमएनए थे ना एमपीए थे उस इलाके के, फिर किस हैसियत में आपने काम कराया? आपको पता था कि फैसल वाडा साहब की ये सीट खाली होनी है, और फिर ये इलेक्शन की तैयारी आप कर रहे थे सूबाई हुकूमत के फंड्स वहां पर लगवा कर? नहीं, सूबाई हुकूमत आपको जैसे कराची के अंदर पासेस बना रहे हैं, कराची के रोड बना रहे हैं, इस तरह वहाँ भी सूबाई, क्योंकि इनका अपना जो नाजिम था 2 साल या नायब नाजिम था अजीजुल्लाह अफरीदी साहब, 22 अरब रुपए का फंड इनके और एमक्यूएम के पास से उन्होंने वहाँ एक नाला तक नहीं बनाया। फिर सिटी नाजिम और एमक्यूएम और ये सारी चीज़, फिर खुद फैसल वाडा साहब ने जो वो वहाँ तरक्याती काम का एक चौकिंग कराई 47 करोड़ का, फिर 2 से मैंने सबको अच्छी तरह पता है। उस तरक्याती काम को मैंने सेनेट कोर्ट में चैलेंज की है। वो ये था कि 100 फुट रोड को उन्होंने 20 फुट गली कारपेट बनाया। मैंने सेनेट कोर्ट में चैलेंज किया कि काम करना है तो पूरा करना है, लड़के भी बनाना है। छोटे रोडों को अगर आप 20 फुट की कारपेटिंग करेंगे तो आस पड़ोस में कब्जा माफी आगे आ जाएंगे। उसके बाद जब सिंध हाई कोर्ट में वो पिटिशन अभी भी चल रहा है, तो जब पीडब्ल्यूडी की एक्शन आए तो उसने बोला ये 15 करोड़ का काम है, 43 करोड़ का नहीं है। चलो उसको भी छोड़ी है और वो जवाब दाखिल नहीं करा सके। उसके बाद इसी अमजद अफरीदी साहब ने बाकायदा करप्शन की कमेटी बनाई है। ये फिरदौस शमी नकवी साहब अगर डिनाई करेंगे तो अमजद अफरीदी साहब ने आपके शो में मेरे साथ से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने करप्शन की कमेटी बनाई कि लोगों ने करप्शन किए, 3 महीने ने करप्शन किए, जिसमें फैसल वाडा और अताउल्लाह एडवोकेट और ये लोग शामिल थे, और वो फिरदौस नकवी साहब को अच्छी तरह पता है ये बात। उसके अलावा तीसरी बात जो फिरदौस नकवी साहब बता रहे हैं कि वो वहाँ के रहते हैं, वो वहाँ नहीं रहते हैं, वो नेवल कॉलोनी में रहता है। नेवल कॉलोनी NH 248 में आता है, 249 में नहीं आता है। अच्छा। तो बात ये है क्या क्या झूठ बोलेंगे, क्या क्या आवाम से छिपाएंगे। और फिर मैं उसकी तरफ भी नहीं जा रहा हूँ। ये बताया कि हमारे ये सर्वे से काम ले रहे हैं, तो उस सर्वे में तो आप 5वें नंबर पर कैसे चले गए? आप तो वफाकी हुकूमत से, आपका मैंने फैसल वाडा से तो बड़े पड़के मारता था कि मैं समंदर से डायरेक्ट लाइन ला दूंगा और वो टॉक शो कचरे में करता है, वो कहाँ का है?
वो इलाके में दोबारा कभी नहीं आया। तो इनको ये सारे, फिर दूसरी बात ये कि आधी से ज्यादा पीटीआई में तो पीपल्स पार्टी की शमूलियत इख्तियार की, नून लीग के बहुत सारे लोग आए, एएनपी के आए, जेयूआई के आए सारे, और फिर हमारे जो तरक्याती काम या मैं वहाँ पे जो मेरी प्रेजेंस थी उस हवाले से, तो हमने 2 साल में पूरे इलाके को बदल करके डाल दिए। जब भी लोगों ने हमें वोट दिए, और अगर इनको कोई एतराज है, कुछ चीज है, तो वो सामने थे। आज भी अमजद अफरीदी साहब आए थे स्क्रूटनी वाले में, और बाकायदा एक ही दरखास्त पे उन्होंने साइन किए इन्होंने और नून लीग की मिफ्ता इस्माइल ने। ये अपने आप को जो कहते हैं कि भाई हम उनके साथ नहीं है, नून लीग के साथ नहीं है, पीडीएफ के साथ नहीं है, वगैरह वगैरह। पंजाब में मुकमुका कर दिए, लड़काना में कर दिए, और आज की तारीख में उन्होंने एक दरखास्त पे साइन दोनों ने साथ कर लिए। अब इससे ज्यादा मैं और क्या सबूत दूं। सुबह जब पोलिंग बैग्स पहुंचे, आखिरी जुमला कह जाने रहो, फिर जब ये इनके जो कैंडिडेट थे जो 5वें नंबर पे है, इनके अपने एमपीए मलिक शहजाद आवान ने बाकायदा एक लेटर पेड पे अपनी क़यादत को ये लिखा कि ही इज नॉट केपेबल। अब केपेबल का मतलब आप किसी डॉक्टर से पूछे तो आपको बेहतरीन जवाब देंगे। तो सवाल ये है कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर इतना अफरा तफरी है, और फिर ये हमारे ऊपर सर्वे लागू करे। तो भाई आप, हमने सारे जो रियलिटी हमने जो ना प्रैक्टिकली काम किए, और सर्वे ने आपको पहले नंबर पे वफाकी हुकूमत आपको 5वें पे कैसे डाल दिए। सर्वे वाला सवाल तो मैं उनसे पूछता हूँ, लेकिन आप बताएं सुबह जब ये बैग्स पहुंचे तो ये डी सील थे, ये सील नहीं थे बैग्स, जिस पर फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने और बाकी सब ने एतराज किया। फिर फॉर्म 46 भी इन लोगों को नहीं दिए गए थे सुबह, उस वक्त आप भी वहां पर मौजूद थे, ऐसा ही हुआ था? देखिए, जब इलेक्शन खत्म हो गया था, इलेक्शन वाले दिन जब मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था और ये फॉर्म 45 जो है मैं कलेक्ट कर रहा था, तो मुझे पार्टी के साथियों ने फोन किया कि वहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म, जिसको मैं मुलाजिम आला कहता हूँ, वो और इनका गवर्नर, साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब वहाँ मौजूद थे। तो मैं जो वहाँ पहुंचा तो एएनपी के, जेयूआई के और मुस्लिम लीग नून के सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे। मैं वहाँ पे गया तकरीबन लगभग रात के 12 बजे, उस वक्त सारी रिजल्ट आ चुके थे, और खुद मोहम्मद जुबैर साहब, मैंने टॉक शो नदी मलिक के शो में इसको सामने भी कहा है, हल्फिया कहा है कि ये वो चपरासी वाली कुर्सी में उसी कमरे के सामने जहाँ ये रिजल्ट कंपाइन कंपाइल हो रहा था, उसके सामने ये बैठे हुए थे। पूरा इलेक्शन प्रोसेस उन्होंने मॉनिटर की है, शायद खाकान अब्बासी साहब ने, मोहम्मद जुबैर ने, उन सब लोगों ने। उस पर तो वो तो ज़ाहिर पुरानी बातों, क्योंकि रिकाउंटिंग का जब फैसला आ गया तो वो तो फिर ज़ाहिर पीछे चली गई ना बात। लेकिन आज जब सुबह ये पोलिंग बैग्स पहुंचे, जब काउंटिंग का आगाज हुआ, उस वक्त बैग सील नहीं थे, ये इल्जामात लगा रही हैं आपकी जितनी भी ऑपोजिशन आपकी जमातें। अब झूठों पे अल्लाह का लानत, तो मैं और क्या कह सकता हूँ। बात यह है कि ये एप्लीकेशन किस चीज़ की थी? ये एप्लीकेशन की रिकाउंटिंग की। रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन जो कि नहीं मंजूर होना चाहिए, मंजूर हो गया। ठीक है, मुझे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आपने इसको चैलेंज नहीं करना है और आपने इसको फेस करना है, जाके रिकाउंटिंग में बैठ गए। मैं सुबह 7:30 बजे जब पहुंचा, और फिर मीडिया भी आपके सामने मौजूद थी सारी, और उसके बाद जब 9 बजे का टाइम हो गया और वो जब रिकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू कर रहे थे, सिग्नेचर वगैरह सब ने कर लिए, तो मिफ्ता इस्माइल साहब अपने वकीलों समेत खड़ा हो गए कि ये बताओ कि आप फॉरेंसिक कब कराएंगे, आप वो मुझे फॉर्म दिखाएंगे, कौन 10 मसले उसने साए। तो रिटर्निंग अफसर ने बोला कि आपके वकील मौजूद है, आप 95+6 आप पढ़ ले। उसमें ये कि हमें रिकाउंटिंग का ऑर्डर है और नहीं है, आपकी जो फॉरेंसिक का जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो चुकी है। तो वो बजिद थे, बोले नहीं, उसके साथ साथ पीटीआई जो इसका अमजद अफरीदी है वो भी साथ शामिल हो गए। क्योंकि आप वकील भी हैं, कानूनी मामलात पर भी आपकी बड़ी गिरफ्त है ज़ाहिर है, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि फॉर्म 46 रिकाउंटिंग का जब हुक्म आ जाता है तो उससे पहले, रिकाउंटिंग से पहले तमाम लोगों को मिलने चाहिए नहीं। मैं इसका जवाब आपसे लेता हूं, लेकिन फिरदौस साहब, आप सर्वेस की बात कर रहे हैं। अगर सर्वेस पर ही डिपेंड करके इलेक्शन लड़ने होते तो 2013 में आप वफाकी हुकूमत बना चुके होते, उस वक्त भी आपकी पार्टी सर्वेस में बहुत पॉपुलर थी। तो ये सर्वेस पर तो डिपेंड करके नहीं इलेक्शन लड़ा जाता ना। फैसल वाडा साहब ने पिछले 3.25 साल में हल्के के लिए किया क्या? कादिर मंदूखेल साहब ने अभी लिस्ट गिनवाई जो इन्होंने काम किए हैं, आप बताइए कि फिर उन्होंने, फैसल वाडा साहब ने कुछ काम किए वहां पर हल्के में? पहली चीज तो ये, इनके जो दिखाए हुए काम है ना, जरा पूरे कराची के कर लेते हैं, हल्के की क्या बात करते हैं। जो ये बड़े अहल बनते हैं, बताइए 2007 से कितना पानी में इजाफा किया गया कराची के लिए। बताएं कि कोई जितने सीवरेज प्लांट हैं कराची के, वो कौन कौन सा फंक्शनल हैं।
बताएं कि कराची के अंदर जो उसका जवाब देते पूरे पाकिस्तान को ना। देखिए कादिर भाई, मैं आपकी बारी में खामोश रहा। बारी में आप अगर बात रखी हो रही और आप मशरफी जवाब देते हैं तो इंटरफेयर करना है। आपने सवाल किया 1949 में आपके वजीर साहब ने क्या किया, वो जवाब दे दिए। आप सलाम मारते हो मशर की तरफ। आता हूँ, चले वो आ रहे हैं, कादिर साहब आ रहे हैं, जरा तमीज बांध के उस तरफ आते हैं। अगर नहीं आते तो उनसे दोबारा पूछ लेंगे। कादिर साहब रुकिएगा जरा, फिरदौस साहब को जरा बात मुकम्मल करने दें। अपना काम नहीं बताएंगे। सरकार सबर जी फिरदौस साहब। हाल की हुई है पूरे सिंध की, उसके लिहाज से जितने नाहल और नालायक हित से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो दो अरब के काम की भी बात करते हैं, उसके अंदर खुद नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि जब काम दिए जाते तो शायद कादिर मंदो खाल साहब को फंडिंग के लिए दिए गए होंगे। जिससे कि नासिर हुसैन शाह साहब ने सेनेट की सीटों के ऊपर जो उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग आई है, उन्हें कहा जो डेवलपमेंट फंड दिए जाते हैं, आपको पता है ना, आधे तो जेब में जाते ही हैं, तो वो शायद इनको 100 करोड़ रुपए का बजट देने के लिए 202 अरब के काम दिए गए हों। इससे कि काम नजर आना चाहिए, काम जो है फंक्शनल नजर आने चाहिए, स्कूल नजर आने चाहिए, गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल। पहले प्रायोरिटी तो तय कर लें कि इस हल्के में उन्होंने कौन से काम किए सड़कों का। आज जाके देख लिए 2 अरब लगने के बाद भी। और मैं सिर्फ इनके हल्के की बात नहीं कर रहा, मैं हर हल्के की बात कर रहा हूँ। फिर जो चीज ये बात कर रहे हैं, पहले चीज ये कानून भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। मुझे ये बताएं कि पानी जो है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, वो पानी पहुंचाना सूबाई जिम्मेदारी है या वफाक की जिम्मेदारी है? क्या सिंध हुकूमत ने हमें ग्राउंड के ऊपर काम करने की इजाजत देगी कि हम जो प्रोजेक्ट करना चाहें? फैसल वाडा साहब को फिर वादे नहीं करने चाहिए थे ना, कचरे पर बैठ करके मैं यहीं रहूंगा, मैं पानी की लाइनें ला कर दूंगा, मैं समंदर से पानी की लाइन खींच कर ले आऊंगा। जो फैसल वाडा साहब का इशू है, फैसल वाडा साहब उसका जवाब खुद देंगे और खुद देते रहे। मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जब से 249 वाला मामला चल रहा है उस वक्त से वो आ नहीं रहे टीवी पर। या तो पार्टी की तरफ से बैन है या उन्होंने खुद ये फैसला किया कि मैं ना आऊंगा ना मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं ये चेक करके आपको बता दूंगा कि वो क्यों नहीं आ रहे, और मेरे ख्याल से उनका जाती फैसला होगा, पार्टी की तरफ से कोई रुकावट ऐसी नहीं है। मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो जिम्मेदारियां सूबाई हुकूमतों की हैं, 18वीं तरमीम के बाद पैसे लिए जाते हैं, सब कुछ लिए जाते हैं, काम तो नहीं कर रहे। और फैसल वाडा साहब ने जो उनको फंड्स मिले हैं उसमें से जिनका जिक्र कादिर मंदो खेल साहब कह रहे हैं, कोर्ट के अंदर क्या है, कोर्ट के अंदर पीडब्ल्यूडी के शख्स ने भी बताया कि अभी उसमें से 15 करोड़ की स्कीमें इंप्लीमेंट हुई हैं, बाकी नहीं इंप्लीमेंट हुई। और वो भी एसडीजी गोल्स के पैसों में से दिए गए हैं पैसे एमएनएस को, और एमपीएस को तो कुछ मिलता ही नहीं है जो एमएनएस हैं। और इसके अंदर फैसल वाडा साहब ने वजीर भी हैं, और वजीर किसके? वाटर रिसोर्सेज के। और जो वो उसकी वजह से असेंबली के सेशंस और वहां होने की वजह से उन्होंने ऑब्वियसली अली जैदी की भी आप विजिट देखेंगे कम होंगी। जितने वजीर हैं उनकी विजिट्स बहुत कम होती हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, पंजाब के हों, केपी के हों, कई के भी हों। इससे कि मंगल को कैबिनेट की मीटिंग भी होती है, उनके पास अगर कभी कभार मिलता भी है तो वो वीकेंड मिलता है, वो और उस वीकेंड के अंदर भी जो है मीटिंग एक कॉल हो जाती है। तो मुश्किल काम है। अच्छा। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना चाहिए, लेकिन जो मुश्किलात होती हैं इंडिविजुअल की वो भी बयान करना जरूरी है। अब आपने जो सवाल किया था पोल्स के ऊपर, वो सवाल का जवाब मैं कादिर मंदो खेल साहब और आपको, देखिए हर माशरे में पोल्स किए जाते हैं, चाहे वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए किए जाए, इट इज टू डिटरमिन विच वे पब्लिक ओपिनियन इज गोइंग, और उसके ऊपर एक साइंटिफिक मेजर ऑफ एरर भी होता है। ये कहना कि पोल जो है वो कोई दूसरी मखलूक से नहीं की जाते, वो वहां के लोगों से किए जाते हैं। पोल लेते हुए जरूरी नहीं है कि जिसका पोल लिया जा रहा है उसने पीएचडी की हुई हो या मैट्रिक किया वो वहां का अवाम है। इट हैज टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन। उस रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन से एक इंडिकेशन मिल जाता है विच इज जनरली कंसिडर्ड इन द वर्ल्ड टू बी एक्टिव। ज़ाहिर है फिरदौस साहब, उन लोगों की पोल्स में शामिल लोगों की तादाद उतनी नहीं होती जितने लोग इलेक्शन डे पर वोट डालते हैं। इस पर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। रिस्पॉन्ड करना चाहें तो शेख रुएल असगर साहब भी नून लीग के रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं, मैं जरा उनको भी शामिल कर लूं। एक बात क्या है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि पोल्स आर अ रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन इज द रियल थिंग। बात ये है कि मार्केटिंग के पोल्स होते हैं, किसी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी के प्रोडक्ट होते हैं, वो बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन असल क्या होता है सेल्स से होता है। अगर सेल नहीं हो तो पोल के लिहाज से उसके अंदर पता चलते हैं कि उसमें क्या कमी थी।
हम ये नहीं कह रहे, हम कहते हैं इलेक्शन को शफाफ होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये पोल जो है उसकी शफाफियत के ऊपर एक सवालिया निशान है, वाहिद निशान नहीं है। वाहिद निशान होता तो आपको, मैं आपकी बात मान लेता कि जी इलेक्शन का रिजल्ट आए, इलेक्शन के रिजल्ट के अंदर फॉर्म नहीं दिए गए। अब साहब एक छोटा सा बस ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद अब शेख रोए मैं पूछूंगा कि नून लीग 2018 में जब हारी, शहबाज शरीफ साहब हारे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर धांधली का उन्होंने इल्जाम लगाया। अब पीपल्स पार्टी से वो हारे हैं तो पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा दिया मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से, रीकाउंटिंग भी हो गई, उस पर भी एतराज कर दिया। क्यों नून लीग बार बार इलेक्शन हार कर ये एतराजात उठाती है? एक ब्रेक के बाद शेख रोहेल साहब से इसका जवाब लेते हैं, दीगर मेहमान भी हमारे साथ हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो NA 249 में टोटल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 276 थी, आज रीकाउंटिंग हुई और सिर्फ 60 पोलिंग स्टेशंस की गिनती आज मुकम्मल हो सकी है। इसका मतलब कि अब कल से 216 पोलिंग स्टेशंस की गिनती का अमल शुरू होगा। तो ये कोई एक दो दिन की नहीं, कुछ लंबी बात जाती हुई दिखाई दे रही है। शेख साहब, आपसे ब्रेक से पहले मैंने आपके पास सवाल छोड़ा था कि 2018 में भी आप ये सीट हारे थे, फिर किस बुनियाद पर इस बार नून लीग ये सीट जीतने का दावा कर रही है? पीपल्स पार्टी ने सूबे में काम किए, फैसल वाडा साहब नहीं आए, वो पिछले जीते हुए कैंडिडेट थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो उस वक्त भी हारी थी, अभी भी हारी है, गो के वोटों का मार्जिन वही है, लेकिन इस दौरान इस हल्के को तो आपकी जानिब से मुस्तकिल नजरअंदाज किया गया। आपने क्या किया इस हल्के के लिए पिछले 3 साल में कि लोग आपकी जमात को वोट देते? अच्छा, मैं आपको गुजारिश कर दूं, अगर आप कहीं तजर्बा हो आपका इलेक्शन लड़ने का तो फिर आपको समझ आएगी, क्योंकि आपको इस किस्म तजर्बा नहीं है। आपको तो सिर्फ यही है ना, आप बैठे हुए हैं, तजिया करेंगे, सवाल करेंगे, उसका जवाब लेंगे और उस तरह वो आपकी गुफ्तगू चलता रहेगा सिलसिला। अब जब आप इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो इलेक्शन में जरूरी नहीं होता कि आप हुकूमत कर रहे हैं और आप हुकूमत के अंदर बैठ के आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं तो लोग आपको वोट देते हैं। ये पार्टी पॉलिसीज होती हैं। पार्टी की पॉलिसीज क्या है? क्या लोग उसको अट्रैक्ट करते हैं? क्या आपने अपनी जमात में जब आपकी हुकूमत थी आपने लोगों की खिदमत की है? लोग वो चीज को देखते हैं। अब लोग बहुत समझदार हो गए, वो इस चीजों को देखते हैं। अब आपका जो मैंने सवाल जो समझ पाया था उसका 2 हिस्सों में जवाब था। अब क्यों करेंगे? अब क्यों का मतलब ये था कि आप ये जरा गौर रखिएगा इस बात पे कि एक जमात जो उस वक्त इलेक्शन लड़ रही थी वो उस वक्त भी जीती नहीं थी। ये बात होता है। आज का इलेक्शन इस बात की खुली दलील है कि वो इलेक्शन उस वक्त नहीं जीते, तो आप उसको तो एक वाइप आउट कर दीजिए ना उस चीज को। लेकिन शेख साहब ना उसको आप अभी तक साबित कर सकें, और जाहिर है फिर जब वो अभी तक साबित नहीं कर सके तो ये साबित करना ही बड़ा मुश्किल है। आप देखें कि खुदा ने किया तो 5 ही कैंडिडेट थे, तो 5वें नंबर पे जो शख्स आया होगा तो आप क्या समझते हैं कि वो उस वक्त जीत सकता था? क्या तूफान आ गया था क्या? लेकिन उस वक्त के माहौल में और अभी की इनकी कारकर्दगी में बहुत फर्क है। उस वक्त ये आए नहीं थे इख्तिदार में, उस वक्त इनको पहला चांस मिला था। उस वक्त तो इलेक्शन थी ना, उस वक्त इलेक्शन थी, लेकिन उस वक्त भी आप देखिए मार्जिन क्या था। जब मार्जिन ये होता है ना तो उस वक्त बड़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं, और अगर आप आंखें बंद करके कोई तजिया कर देंगे तो फिर उसके लिए तो मैं आपको चाहे दूर की कौड़ी भी ले आऊं, कोई बड़ी जबरदस्त लॉजिक भी ले आऊं, तो आप उसको मानेंगे नहीं। मैं तो आपको अपने तजर्बे की रोशनी में बात कर रहा हूँ। अब आपकी बात करते हैं, अब आप ही के सवाल के अंदर आपका जवाब है। देखिए, जो पार्टी इस वक्त इलेक्शन जीती है, बाय इलेक्शन, उस पार्टी की पूरे कराची के लिए नहीं पूरे सिंध के लिए क्या कारकर्दगी है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप कराची बैठे हुए, मैं तो कराची के रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो लाहौर में बैठा हूँ। मुझे तो नहीं पता, मुझे तो खबर आएगी। आए दिन मैं असेंबली के अंदर देखता हूँ कराची के जो MNA हैं, जो MQM के भी हैं और PTI के भी हैं, वो शोर ही मचाया होता है उन्होंने। कभी पानी को लेके, कभी वो प्लाटों को लेके, कभी वो इसमें आप गंदगी को लेके उन्होंने शोर मचाया होता है। मैं शोर सुन रहा होता हूँ। तो इन सारी चीजों के इत्तेहाद आप ही के सवाल कि कौन सी ऐसी खिदमत कर दी, कोई यहाँ पे वोट जीतने वाले वोट पड़ गए। तो इसलिए ये चीजें जो है वो सामने जब आएंगी, जब आप एक वक्त आएगा, आप देखेंगे कि अब हालात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहे हैं। सही। आप अगर कोई ऐसी हरकत करते हैं या कोई ऐसा मैनिपुलेट करते हैं तो वो थोड़े दिन के बाद वो एक्सपोज हो जाता है। एक शख्स को आपने दरखास्त दी कि आप इसको रीकाउंटिंग कर लें, हमारे बैठ के हम बैठ जाते हैं, आप रीकाउंटिंग कर लें, उसने टर्न डाउन कर दिया आपकी रिक्वेस्ट।
इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, लेकिन उसके साथ अगर आप बाकी मामला को भी अगर मिन्यूटली देख लेते हैं कि उसमें फॉर्म 47, फॉर्म 14 उनके हालात क्या हैं और क्या क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच सके या गायब हुए रास्ते में। जैसे मेरे ख्याल कराची में तो धुंध नहीं होती ना, ये तो वो डस्का वाली धुंध आ गई, ये पंजाब में होती है। बिल्कुल। तो शेख साहब, वैसे चूंकि आप पंजाब में बैठे हैं, अभी आपने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर अपना तज्जिया पेश किया, आपके ख्याल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर है या यहाँ पर ये सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर है? दोनों में से किसको बेहतर कारकर्दगी वाला करार देंगे आप? आपने सवाल मुझसे पूछा कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी में, तो ये कल ताज़ा इलेक्शन हुआ है खुशाब में, वो तो प्रोविंशियल असेंबली का था। दोनों में बेहतर कौन है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मुझे तो कोई बेहतरी नजर नहीं आती, मुझे तो कोई ऐसी बेहतरी दोनों में बदतर कौन है? आप जरा 2018 से पहले का लाहौर या पंजाब देख लीजिए और आज का पंजाब देख लीजिए, जो हाल उसका किया हुआ है, जो हालात वो हालात जो भी हैं वो तो हैं। मैं ये सुनता हूँ कि इस मामले में जो ये मूजी बीमारी है, उस मामले में सिंध हुकूमत ने कोई बेहतर काम किया। ये मैं ये समझ सकता हूँ। तो बस सर देखिए, आप खुद तस्लीम कर रहे हैं ना कि कहीं कोई बेहतर काम किया, इसलिए उनको फिर कहीं थोड़े बहुत वोट भी 600-700 ज्यादा मिल गए। कोविड के मामले में कर लिया तो इसलिए वोट उनको पड़ गया। आपने जो कि अभी ईद के बाद चूंकि पीडीएम वाला सिलसिला दोबारा शुरू होना है, तो अभी इतना नाराज ना करो कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाए। आखिर में आपको अर्ज कर दूं, जी, ये जो इलेक्शन होते हैं ना, जनरल इलेक्शन या बाई इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन होते हैं ना, उसके जो इब्तदाई जो नताइज होते हैं ना, उनको 10-20 पोलिंग स्टेशन के, वो ट्रेंड बता देते हैं कि पब्लिक ट्रेंड क्या है, पब्लिक किसको वोट डालना चाह रही है। तो जहां तक मेरी शुनीदा है, जहां तक मैंने देखा है, कुछ 10-20 पोलिंग स्टेशन के जब रिजल्ट आ रहे थे तो मौसमदीद खान जो लीड कर रही थी। सर 200 तक आप लीड कर रहे थे, जो 200 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट हैं, आप लीड कर रहे थे थोड़े वोट से। मैं वो यस कर रहा हूँ ना, मैंने तो 10-20 का ना, तो 200 तक अगर कर रहे हैं तो इसके पता चल जाता है कि पब्लिक का ट्रेंड क्या है। आखिरी 76 ने मामला पलट दिया। यकी एकदम वहाँ की पब्लिक को एकदम ख्याल आ गया, नहीं ये तो ऐसी हुकूमत रही है जिसने कराची को यूं कह लीजिए कि पेरिस तो खैर नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि पेरिस भी शायद अब खराब ही हो गया होगा, तो अब कौन सा शहर बनाया होगा ये मुझे नहीं पता। आपको मैं इसीलिए आपके ये सवाल मैं आप पे छोड़ जा रहा हूँ कि आप क्यों कराची बैठे हुए, आप रोज जाते होंगे, आते होंगे, फिरते होंगे, आपको पता होगा कराची के हालात क्या। बिल्कुल शेख साहब, तो पता है। अब जरा फिरदौस साहब से पूछा है, फिरदौस साहब अब ये री पोल पर ही आप लोग कायम रहेंगे, ये मुतालबा आपका री पोल का ही है, या फिर अब ये जो री काउंटिंग हो जाएगी, अब जो भी नताइज आदाद शुमार सामने आएंगे, रिजल्ट तस्लीम कर लेंगे इसके बाद? मैं जरा रोहिल असगर साहब से कुछ बात करना चाहूंगा। जरूर। बहुत सारी पहली चीज तो ये हजूर वाला फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर बन के भी मुल्क में नहीं आया। सही। हर दफा जब नवाज शरीफ पे कोई मसला होता है जिसके वो बांग ऊंची बांगें मार के सारे सबूत दिखाने के वादे करते हैं और आखिर में अदालत में कतरी खत, बेटे जो हैं वो वापस आना नहीं चाहते, इस मुल्क से मोहब्बत रखते हैं लेकिन अपना तमाम तर दौलत जो है बाहर इन्वेस्ट करते हैं, और वो पाकिस्तान आने की अपनी शहरियत से भी इनकार कर देते हैं कि अब हम पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है, हम सिर्फ बरतानवी शहरी। सिर्फ किस बात से? भाई आप एक सियासी फैमिली है, फेस कीजिए, कोर्ट्स को फेस कीजिए, और फिर सच बोलने की इंतहा तो देखिए ना कि वो प्लेटलेट काउंट्स के वाक़े की कोई सही कहानी दे दे कि वो 2000 प्लेटलेट्स के बाद वो प्लेटलेट्स एकदम से जाके कौन सी अद्वियात दी गई तो वो इतनी आगे हो गई, और अब उनके पास कौन सी ऐसी बीमारी है जो अगर वो पाकिस्तान आ जाएंगे तो वो फौरन मर जाएंगे। वो समझा दें, इतने तो सच्चे हैं ये लोग। तो लेकिन अब फिरदौस साहब जिनकी जमानत पर उन्हें जाने दिया गया, जमानती तो मौजूद है ना, आप पकड़े जमानती को और कार्रवाई करें। सऊदी अरेबिया में जा रहे थे, सऊदी अरेबिया गए थे, तो उस वक्त मुशर्रफ के ऊपर भी उन्हें कहा कि हमने कोई माफीनामा नहीं डाला था, वो भी सामने आ गया। जब हेलीकॉप्टर का केस था तो आ गया, जब हुदैबिया पेपर मिल हुई उसका आ गया। ये किस किस मामले से जाएंगे, ये कहाँ छपेंगे? जाहिर फिरदौस साहब, ये तो एक हिस्ट्री उनकी, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और इस पर तो जाहिर है आने वाले दिनों में भी बात होती रहेगी। एक अलमिया है, बरादर मोहतरम, एक अलमिया है, इस अलमिया को, इस कौम को दुरुस्त करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत में रहे या नहीं रहे, इस मुल्क में करप्शन है, और इस मुल्क में करप्शन पुलिस वाले से लेके ऊपर वजीर आजम तक के ऊपर चार्ज है।
सड़क के पुलिस वाले से, और हम इस मर्ज को अपने माशरे से खत्म नहीं कर सके। ये इतने साल हुकूमत करने के बाद नहीं खत्म कर सके। हमें तो 2 से 2.5 साल हुए। नैब का चेयरमैन इनका लगाया हुआ, नैब का कानून इनका बनाया हुआ, कानून के तब्दीली के ऊपर ये बात करने को नहीं तैयार, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे ये बात करने को नहीं तैयार। हमें एक टूटी फूटी इकोनॉमी दी, उसके बावजूद कोविड के सिलसिले में कितना सच बोला है मेरे भाई मोहतरम ने कि सिंध की कारकर्दगी बड़ी अच्छी थी। सिंध की कारकर्दगी पे चलते तो कंप्लीट लॉकडाउन हो जाता, कंप्लीट लॉकडाउन हो जाता तो आपका गरीब मारा जाता। अगर एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम नहीं होता, यहाँ भूखों की लाइन लगी हुई होती। सारी दुनिया ने अगर सराहा है कि किसी ने मैनेज किया है कोविड को अच्छे तरीके से, तो उसमें वो फेडरल गवर्नमेंट को क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन इनके सच बोलने का, फेडरल गवर्नमेंट ने भी बाद में भी पिछले साल मुकम्मल लॉकडाउन लगाया, और एहसास कैश प्रोग्राम को भी फिर ये जाहिर है वो लोग क्लेम करते हैं कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ही तसलसल है। ये जबान से सच नहीं निकल रहा, सच नहीं निकल रहा। ये क्या, कौन सी चीज इनकी एतबार किया जाए? इल्जाम लगाने के लिए मैंने तो कहा ना, पहले कह रहे थे कि पीटीआई और पीएमएल एक पेज पे क्यों, मैंने प्रोग्राम ही आपका इससे शुरू हुआ था। अगर कोई मुझसे कहे कि गवाही दो सूरज है, और अगर पीएमएल वाले कह दे सूरज है, क्या मैं? लेकिन फिरदौस साहब, जाहिर है सच्चा और दयानतदार होने के साथ साथ काबिल होना भी जरूरी है ना। वो परफॉर्मेंस भी दिखानी पड़ेगी अपने हलकों में, जब ही दोबारा वोट मिलेगा। परफॉर्मेंस जो है वो हमें भी पता है कि कौन सी है, और इंशाल्लाह देखिए परफॉर्मेंस के लिए आपको मौका देना पड़ता है। ये तो लगे हुए पीछे, गवर्न ही नहीं करने दे रहे। हर वक्त तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शोशा उठा रहे हुए। ठीक है, हट जाएंगे या रहेंगे पावर में, वो अगले इलेक्शन में फैसला होगा। अभी भी हम अपनी परफॉर्मेंस को डिफेंड कर सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं कर सकते। आपके भी इस प्रोग्राम में देखें क्या कर रहे हैं। इस वक्त मैं हुकूमत का एक नुमाइंदा बिठाए हुए ऑपोजिशन के, तो आप भी इक्वल टाइम नहीं देते। नहीं फिरदौस साहब, अभी तो सारी ये कि जब पिछले कितनी देर से मैंने आपको ही टाइम दिया हुआ है, पहले सेगमेंट में भी सबसे ज्यादा टाइम आपको ही दिया है फिरदौस साहब। जब मीडिया के ऊपर रोजाना हर प्रोग्राम में यही हो रहा होगा कि 2/3 टाइम टू द ऑपोजिशन एंड 1/3 टाइम टू द गवर्नमेंट, तो एक नैरेटिव बनना शुरू होता है। क्यों नहीं बात हो रही? अभी तो ये दो जमातें एक दूसरे की ऑपोजिशन है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये दोनों सिर्फ आपकी ऑपोजिशन नहीं है, आपस में भी एक दूसरे की ऑपोजिशन है। क्यों नहीं बात हो रही कि रेमिटेंसेस अप हो गए? क्यों बात नहीं हो रही कि डैम्स बनने शुरू हो गए? क्यों बात नहीं हो रही कि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट जो स्कीम आई है हाउसिंग की, पाकिस्तान की तारीख में इससे बेहतर स्कीम नहीं आई है घरों के लिए। रोटी कपड़ा मकान का वादा किसी और का था, मकान प्रोवाइड करने के लिए जो ये हुकूमत ने इकदाम किए, ऐसे कोई बता दीजिए माजी में इकदाम हुए। चैलेंज कर रहा हूँ रोहित असगर साहब को, बंदो खेल को। चलें अब ये जी चलें आप, अब आपके चैलेंज का मंदुखेल साहब क्या जवाब देते हैं, क्योंकि माजी में इनकी जमात भी हुकूमत में रही है, और कोशिश करेंगे शेख साहब से भी हम जानें। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर आपके सवाल का जवाब लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदुखेल साहब स्टूडियोज़ में वहाँ पहुँच चुके हैं। इससे पहले रास्ते में टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे, अपने हल्के में थे, और वहाँ से यहाँ पहुँचे तो ज़ाहिर कुछ वक्त लगा। अब कादिर साहब, ब्रेक से पहले बड़े सवालात उठाए फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कि आपकी अपनी हुकूमत ने कितने डैम्स बनाए, क्या क्या पाकिस्तान को दिया, कितने इदारे आप लोग प्रॉफिट में छोड़ के गए थे अगली हुकूमत के लिए। तो ज़रा पहले इसका जवाब दे दें, फिर फिरदौस साहब की तरफ भी मैं जाता हूँ, आपसे फिर मज़ीद बात करता हूँ कि पोलिंग का अमल इतना सुस्त क्यों है। बहुत सारी चीज़ों का हवाला दे सकता हूँ। अभी सिर्फ 2.5 साल पहले जब फैसल वाडा साहब यहाँ वज़ीर बने थे, यहाँ से MNA बने थे, जैसे भी बने थे वो आप सबको पता है। फैसल वाडा साहब जीते हुए वज़ीर और मैं हारा हुआ कैंडिडेट मेरे साथ कंपेयर करें। मैंने खैबर चौक से लेके नार्दर्न बाईपास तक रोड बनाया, मैंने फुटबॉल ग्राउंड वाला रोड बनाया, मैंने 25 स्टॉप का रोड बनाया, मैंने 42 करोड़ के पानी का लाइन UC 34 और 35 को दिलाया, मैंने वहाँ पे 18 इंच की पानी का लाइन औरंगी टाउन से मंजूर करा कि तकरीबन हर चीज़ मुकम्मल है, कुछ महीने में शुरू हो जाएगा। उसके अलावा 2 अरब रुपए के लगभग सीवरेज के, पानी के, CC फ्लोरिंग के ये काम मैंने करा। ये उस इलाके की बात करूँ। आप बताओ कि आपने क्या किया? 50-50 करोड़ आपने दिए, वो भी फ्रॉड निकला। सिंध कोर्ट में पिटीशन चल रहा है, PWD ने कहा 15 करोड़ है, उसको भी छोड़िए। आप मुझे बताओ कि आप 5वें नंबर पे कैसे आ गए? आप तो वफाकी हुकूमत थे, आप तो दूध के नहरें बांधने वाले थे, आप तो रियासती मदीना के ठेकेदार बने हुए थे। ये सब कुछ कहो कि आपका 5वें नंबर पे कैसे आ गया? इस वजह से आ गया
कि फिरदौस शमी मेघवी साहब खुद जान बचाते हुए वीडियो सामने आ गई, आवाम उसके पीछे थी। खुद जो है ना, ये इनका अमजद अफरीदी साहब, लोगों ने उसको कितने जूते और ये सब चीज़ की जान बचाते हुए भागा। खुद उसका वो दूसरा क्या नाम है उसका, जहांगीर क्या नाम है उसका पूरा, वो जान बचाते हुए जमीनों पे कब्जा करने के लिए लोगों ने घेराव कर दिया। आपको पता हो वर्ल्ड वीडियो सामने आ गई। पीटीआई आपकी ओपोनेंट नहीं है यहाँ पर। अब मिफ्ता साहब भी आप पर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जब तक 200 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए तो वो आगे थे, नून लीग आगे थी, और हम भी यहाँ रिजल्ट ऐसा बता रहे हैं। आखिरी क्षेत्र में गेम कैसे पलट गया, क्या हुआ? देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, रोयल असगर साहब, मुझे नहीं पता वो कब से सियासत में और कितना बड़ा सियासत में उसका किरदार है। हर इलाके की पॉकेट होते हैं। अब यूसी 34 और 35 वहाँ मुकम्मल टीएलपी है। अब अगर यूसी 36 से वहाँ तमाम पश्तून लोग हैं, वो यूसी 29 से वहाँ उर्दू स्पीकिंग है, तो ये पॉकेट है। कुछ का रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा, कुछ हमारे अगेंस्ट में आएगा, और ओवरऑल रिजल्ट जो है ना, ऐसा मौका में एक बात है, शाजिब खानजादा साहब ने मुझे लाइन पे लिया, उस वक्त टीएलपी दूसरे नंबर पे थी, उसके बाद टीएलपी वापस, क्योंकि टीएलपी 2 यूसी तक महदूद थी। तो ये क्या सवाल है कि 200 हमारे फेवर में थे, फिर 200 के बाद हमारा अगेंस्ट हो गया? कुछ तो ख्याल रखिए, आप सियासत करो, आपको पता ही नहीं किसी चीज़ का, या वही आप सर्वे पाकिस्तान के स्टेप के अखबारात और जर्नल पढ़ के आप सियासत लगा रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कि आपका जो कैंडिडेट है वो वही फैसल वाडा पार्ट 2 है, वो सैनिटाइजर लेके आवाम के पास ये अरबपति खरबपति आदमी है। वहाँ लोग गरीब लोग हैं, वहाँ लोगों को खाने का रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और आप चॉकलेट तकसीम करें। और फिर आप शहबाज शरीफ साहब एक फिगर था, मैं मानता हूँ शहबाज, और फिर मैं जब 5वें नंबर पे आया, 6ठे नंबर पे, उस वक्त मैं 15 दिन का वहाँ मेहमान था। मेहमान से मुराद ये कि मेरा हल्का ये नहीं था, मेरा हल्का अब्दुल कादिर पटेल साहब वाला NA248 था। बिलावल भुट्टो, ये नया हल्का क्रिएट हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा नहीं आपने वहाँ से लड़ना है, मैं तंजीम नहीं थी। 15 दिन का, और वो फैसल वाडा को गिराते गिराते मेरे फॉर्म रिजेक्ट हो गए। उसके बाद मैंने मुसलसल 2.5 साल काम किए। आदि मुस्लिम लीग नून को तो मैंने शमूलियत कराई है, और उसके अलावा मैंने PTI का क्या असर कर दी हो तो खुद बताएंगे कि उनके MP और MNA एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। मलिक शहजाद ने इस्तीफा दिए कि इज नॉट केपेबल, चीज़ इनको नजर नहीं है। फिर दूसरी बात, ANP ने, आखिरी जुमला कहते हैं, फिर ANP ने वही PDM शेडियम के चक्कर में नून लीग की हिमायत की है। नीचे तंजीम ने मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हुए लोगों ने बाइकाट किए कि हम नहीं मानते फैसल मिफ्ता इस्माइल को। ये मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। फिर उसके अलावा NP की और JUI की तंजीम, JUI का PS 116 का मैं नाम बता रहा हूँ, मुफ्ती कफायतुल्लाह, उसने कहा कि हम आपको वोट देंगे, आप काम कर सकते हो। उनके जनरल सेक्रेटरी ने बाकायदा शमूलियत, ये सारी रियलिटी के बाद आप बता रहे कि मैं कैसे जीता हूँ। 6 जमातों ने इलेक्शन लड़ा और 5 जमातें इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं। अब आपको इस पर एतमाद है नहीं, मैं इसका जवाब आपसे लेता हूं, लेकिन फिरदौस साहब अब ये आप बता दीजिए, ये रीकाउंटिंग के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो कल आता है, परसों आता है, इस रिजल्ट को आप मानेंगे या इसके बाद भी एतराज आपका बरकरार रहेगा कि जी ये रीपोल होना चाहिए? क्या करेंगे? तो 5वें नंबर पे हैं, इससे क्या एतराज करना है? इस रीकाउंटिंग के मुकाबले में तो वैसे 5वें नंबर पे इसने क्या करना है? पहले में आना है रिकाउंटिंग के बाद। हम तो मैं तो झूठों पे लानत भेजता हूँ, ये भी क्या भेजते हैं। और जो इन्होंने जिस वीडियो का जिक्र किया है वो जरा वीडियो, और वो अगर वो इस कैंपेन का हिस्सा है, उन लोगों को ले आइए, वो मकाम ले आइए, कोई और वीडियो ले आइए। तो ये तो मेरी समझ से बाहर है कि ये बात ही क्या कर रहे हैं। ये तो कौन सा वीडियो था? ये डॉक्टर आरिफ अलवी के पास घर के ऊपर जो धरना हो रहा था उसका वीडियो था, और ये उसके ऊपर ये भाई जो है वो मुझ पे कह रहे हैं कि ये इस कैंपेन के दौरान है। शर्म आनी चाहिए कादिर मानदो खेल साहब, आपको ऐसे इल्जामात। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आप दुम दबा के भागे, बुजदिल आदमी, आप इलाके में आ गए, लोग आपको जूते बरसा रहे थे, जूते मार रहे थे आपको, आपकी हरकतों की वजह से, आपकी पॉलिसी की वजह से आपको जूते मारे थे लोग। आपका आफ्ताब जहांगीर को लोगों ने पकड़ा और वहां से जमीनों पर कब्जा कर रहा था, भाग गया। आपका कैंडिडेट अमजद अफरीदी लोगों से जान बचाते हैं, आपकी खवातीन ने बदतमीजी की, सारी चीजें क्या क्या जुटला हो गया। काजी साहब रुकिएगा, एक तो अल्फाज का इस्तेमाल मुनासिब, और एक एक करके बात करेंगे तो आवाज जरा जाएगी। कोई वीडियो दिखा दे उस तारीख की, किसी चैनल से लाके दिखा दो। 3 दिखाऊंगा, दिखा दो, 3 दिखाऊंगा आपको, जूते पड़ने वाले थे आपको। आप दिखाइए कि मैं 3 दिखाऊंगा, एक नहीं 3 आपके रहनुमाओं को दिखाऊंगा, एक नहीं। चले जब ये वीडियोस मंजर आम पे आएंगी फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिरदौस साहब आप मेरे सवाल पे आ जाएंगे। काउंटिंग के बाद जब ऐलान होगा तो फिर नतीजे को आप तस्लीम करेंगे या? शिया मिसिंग पर्संस की वीडियो थी जो आरिफ अलवी साहब के घर के बाहर हुई है, तो ऐसी बातें मत करो जो झूठ के ऊपर मबनी। फिरदौस साहब जब और यहाँ हर झूठ का मुकाबला करेंगे। इस इलेक्शन में भी जो फ्रॉड हुआ था, जीत किसी भी की भी हो, हमें इससे परवाह नहीं है। आप तो 5वें नंबर पे आ गए, आप तो 5वें नंबर है, आप किस मुंह से बात कर रहे हो?
आप तो 5वें नंबर पे आ गए, पहले नंबर पे आने वाले 5वें नंबर पे आ गया। आपकी कारकर्दगी, आपकी कार्य यार 5वें नंबर पे आए, कुछ तो शर्म करो। आपका कैंडिडेट आज नून लीग के साथ एक दस्तखत पे फॉर्म कर रहा था, आप एक दूसरे के खिलाफ मारते, आपका कैंडिडेट नून लीग के साथ चपरासी की तरह जा रहा था। मुझे उसके बताने की जरूरत नहीं है, पूरा सूबा बोल रहा है, पूरा सूबा बोल रहा है। हाँ, पंजाब में दूध की नहरें बह रही है, पख्तूनख्वा में दूध की नहरें बह रही है। फिरदौस साहब, रिजल्ट आपकी जमात तस्लीम करेगी या नहीं रिकाउंटिंग के बाद? ये इस सवाल का तो आप जवाब दे दें ताकि सूरत-ए-हाल तो वाज़ेह हो कि इस रिकाउंटिंग के अमल पर आपको एतमाद है या नहीं है? इस रिकाउंटिंग के अमल का हिस्सा नहीं बने, हमें ये रिकाउंटिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आपके जवाब, हर सवाल का जवाब दूंगा मुनाजिम, लेकिन जो मुझ पे चार्जेस लगाए जाते हैं, एक के फॉर्म पे दस्तखत किए उन्होंने, पीटीआई और नून लीग ने, यही हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त, ये दिखा रहे हैं कि हाँ इसमें टीएलपी ने दस्तखत नहीं है, टीएलपी के अलावा बाकी सब ने दस्तखत किए हैं। ये आजाद उम्मीदवार है, ये आजाद उम्मीदवार है, और ये बताओ कि ये आपस में लड़ रहे हैं आवाम के सामने, तमाम लोग और आवाम के सामने ये लड़ रही थी। ये आज के उसमें दोनों एक साथ थे, और इनका कैंडिडेट इस्लामाबाद में भी कहा, हमारे लोगों ने सुना कि मिफ्ता इस्माइल को बोला कि आपने हुक्म दिया मैं इस्लामाबाद आ गया, क्या खुदा का खौफ का लो, क्या हो गया? बी टीम आप नून की बन गई या नून लीग आपके बी टीम बन गई? इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर कादिर मंदोखिल साहब आपको एतराज नहीं है? आपको इलेक्शन कमीशन कहिए कि क्यों बुलाया था 4 तारीख को? जी कादिर साहब, तमाम जमातें इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालात उठा रही हैं, और इससे पहले माजी में आप भी उठाते रहे। इस इलेक्शन के बाद आपको एतराज है या मुतमईन हो गए? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, कान यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो वाली, ये इन्होंने जितने रियासत मदीना की झूठे दावेदार, ये मक्कारी से जो हुकूमत चला रहे थे, 122 दिन का डांस पार्टी में जो लोगों के साथ उन्हें वादे किए, वो सारे इसी तरह घेराव करेंगे जैसे इनके साथ हुआ, इनके अली मजिद शेख के साथ हुआ, आफ्ताब जहांगीर के साथ हुआ, इनके कैंडिडेट के साथ हुआ। इसी तरह लोग उसको पकड़ेंगे और ये करेंगे, क्योंकि ये मुकाफात अमल है। जिस तरह ये पीपल्स पार्टी के ऊपर कीचड़ उछाल लेती है, आज लोग उनके घेराव कर रहे हैं। दिन दूर नहीं कि लोग इनके घरों के घेराव करेंगे। इल्जाम सिर्फ ये नहीं लगा रहे, आपके पीडीएम के साथी नून लीग वाले भी इल्जाम लगा रहे हैं, आपके ऊपर पीएसपी वाले भी इल्जाम लगा रहे हैं, आपके ऊपर एमक्यूएम वाले भी इल्जाम लगा रहे हैं। 13 जमातें आज इस प्रोसेस के, अब 1 मिनट के लिए दे दे, अगले मुझे भी अब 1 घंटे से बैठे हो। 13 जमातों ने आज प्रोसेस में हिस्सा लिया, और टीएलपी जो है ना, जो सबसे बड़ी पार्टी है, अगर आप दूसरे नहीं कहो तो तीसरे नंबर पर बैठे, इन बेचारों को तो 5वें नंबर है। ये तो बाइकाट कह रहा हूँ, कोई सारा नहीं। इनका कैंडिडेट तो परसों इस्लामाबाद में कह रहे थे, मैंने फाइल बनाई, मैं खान साहब को दिखाऊंगा, जैसे बच्चे नहीं शिकवे करे। तो पीएसबी के ऑफिस देने बोले जाओ यार अपना काम करो। सवाल ये है कि इनको तो खुद अपने गिरबान पर चलिए कि ये 5वें नंबर पे वफाकी हुकूमत, वफाकी वजीर, इसका सिटिंग एमपीए, इसका सिटिंग एमपीए के साथ, एक मुझे बोलने देना, आपने बहुत बोली है। सिटिंग एमपीए उनका, उसने कहा कि हमारा कैंडिडेट जो है ना वो कैपेबल नहीं है। एक डॉक्टर से आप पूछो कैपेबल का क्या मतलब है। और फिर उसके अलावा इनके सारे के सारी पीटीआई ने जो है ना वो उसकी जो मसूद बरादरी है उन्हें कंप्लीट पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, उनकी नाइलायकी और उनकी नाइलायकी की वजह से। पीडीएम के इत्तेहादी आपको अब नया सिलेक्टेड कह रहे हैं, आप भी तो देखें वो लोग आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, इनकी कारकर्दगी, और इनको तो आप छोड़ दें। क्या पीडीएम तो बिलावल भुट्टो साहब ने, क्या मैं पीडीएम के उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आपने पंजाब में मुकमकानी की है पीटीआई के साथ, क्या आपने बलूचिस्तान में नहीं किया, क्या आपने लाड़काना में नहीं किया, क्या आज के तारीख में इनका कैंडिडेट ऐसे इसके साथ फिर रहा था जैसे उसका कोई सबऑर्डिनेट हो। वो मुलाजिमों के जरिए कर दे, मुलाजिम अल्लाह, शायद खाकान अब्बासी, साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर, कलर बिल्कुल खत्म हो गया पूरा प्रोसेस को। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखिल साहब, फिरदौस अमीन नकवी साहब, शेख रूही हमारे साथ मौजूद थे, और आखिरी सेगमेंट में उनसे बात नहीं हो सकी। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।